नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे प्रवासी भारतीयों की विकास में भागीदारी की। बात इसलिए करेंगे क्योंकि दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय प्रवासी हैं। इतना ही नहीं, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के मुताबिक विदेश में कमाई करके अपने देश में धन भेजने के मामले में भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे आगे हैं। सबसे ज्यादा भारतीय अमेरिका में हैं। प्रवासी भारतीयों ने अपनी कार्यशैली से दूसरे देशों में न केवल खुद को स्थापित किया बल्कि अनेक उपलब्धियां भी हासिल की हैं। प्रवासी भारतीयों की भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लिहाजा हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस पर उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विदेश में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। प्रवासी भारतीयों की भारत के विकास में भागीदारी कितनी और कैसी है, आज मुद्दा आपका में इस पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनका जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो अतिरिक्त सचिव प्रवासी भारतीय मामलों को देखती हैं विदेश मंत्रालय में। मनका जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर अमलेंदु मिश्रा जी से, जो राजनीति, दर्शन और धर्म विभाग लैंकेस्टर विश्वविद्यालय यूके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे भी हम बात करेंगे। आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे डॉक्टर गिरधारी लाल जी से, जो लेखक हैं यूके से। गिरधारी जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मनका जैन जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि बात भारत के विकास की है और उस विकास में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी कैसी है, कितनी है, इसे आप कैसे देखती हैं? अच्छा, इससे पहले कि हम प्रवासी भारतीयों की भागीदारी के बारे में बात करें, एक तो थोड़ा सा ये समझना होगा कि हमारे प्रवासी भारतीय जो हैं, एक जिसको कहते हैं एक समूह, या मतलब एक समान समूह नहीं है, उसमें असमानताएं हैं। ज्यादातर उनको कहेंगे कि मैं इनको 2 सेक्टर में बांट के, मतलब ऐसे बटे हुए नहीं, पर समझाने के तौर पे ये कहूंगी। एक वो है, एक में देखा जाए तो 3 ये हिस्से हैं कि एक तो बहुत पहले जिनको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर, या वो ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम जो लोग उसमें गिरमिट के अंदर गए थे, तो उन्हें गिरमिटिया भारतीय कहते हैं। वो अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन और जो है काफी अब उन देशों में बहुत ज्यादा वो प्रभावी हो गई हैं। बहुत कहीं जो है प्रधानमंत्री और उन देशों में और प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। तो वो एक वो है जिसको वो कैटेगरी है। फिर एक जो है और जो प्रवासी भारतीय, जो जैसे जब हमें ये है इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद या उसके लगभग जो है काफी लोग बाहर गए, और वो एक समूह है। और उसके बाद जो है 70s से जो है स्टूडेंट्स ने जाना ज्यादा शुरू किया, और पिछले 25 सालों में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं बाहर गए हैं, और वो प्रोफेशनल्स हैं, कुछ और हैं, या मतलब वो सक्षम है, बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सब जो है वो वेरियस यूनिवर्सिटीज में दूसरे देशों में अच्छे पदों पे हैं, कंपनीज में हैं। तो एक तो ये है। एक फिर अगर उनकी इकोनॉमिक स्थिति से अगर देखा जाए तो अभी भी जो है एक प्रवासी भारतीय, मतलब वो हैं जो जा रहे हैं, जिनको हम कारीगर कहो, आप वर्कर, श्रमिक कहो, ब्लू कॉलर्ड कहिए, तो वो लोग जो हैं वो जाते हैं ज्यादातर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, और इन सब में जो है वो, या बहुत कई जगह जो बहुत ही लघु उद्योग चलाते हैं, या बहुत छोटी मतलब दुकान वगैरह करते हैं, उनके काम करते हैं। वो एक तो ये है। उसके बाद दोबारा एक जिसको हम मिडिल क्लास या अपर क्लास प्रोफेशनल्स कहेंगे, जिनको मैंने कहा है कि पढ़े लिखे जाते हैं, और या वहां सेकंड जनरेशन है पढ़ लिख के, और वो जो है कंपनियों में कहीं हैं या कहीं और जगह हैं, या अपने बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं कुछ और, मतलब अच्छे जो हैं, सक्षम हैं, जो वो लोग हैं। और एक तीसरा जो मैं कहूंगी वो नेतागण लोग हैं प्रवासी भारतीयों में, जो नेता, चाहे वो राजनीतिक नेताओं हो, जैसे मैंने कहा कई जगह जो है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, कंपनीज के सीईओज हैं, जैसे सुंदर पिचई हैं, नडेला जी हैं, और कई लोग हैं, मतलब कंपनीज के अभी वो पराग अग्रवाल, तो ऐसे बहुत से लोग वो हैं, या फिर मतलब और किसी और जगह में जो है बड़ी बड़ी कोई और ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा सक्षम और जिसको कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इस किस्म से हमारा जो है प्रवासी भारतीय का जो समुदाय, जो अलग अलग लोग हैं, नागरिक के समुदाय, वो इस तरह बटा हुआ है।
अब उन सब की जो है भागीदारी हिंदुस्तान के या भारतीय जो की हमें उसकी डेवलपमेंट में जो भागीदारी वो भी उसी हिसाब से अलग अलग है। ज्यादातर चाहे किसी भी वर्ग का गया हो, चाहे मतलब ब्लू कॉलर जॉब में गया हो कोई भी, तो हर एक जना जो है एक तो रेमिटेंस भेजता है। हाँ, ज्यादातर लोग रेमिटेंस भेजते हैं, जिसका आपने भी अभी विचार किया, आपने अभी बताया कि बहुत बड़ी संख्या में जो है ना हमारे पास रेमिटेंस आती है। पिछले साल की जो रेमिटेंस या वापस जिसको कहते हैं पैसा भेजना भारत के अंदर, वो 6.5 लाख करोड़ रुपया जो है पिछले साल जो है भारत मूल के लोगों ने वापस या भारतीयों ने वापस भेजा है हिंदुस्तान में। तो ये एक तो उनकी एक भागीदारी होती है। एक फिर जो कुछ और बड़े हैं वो उनकी वैसे इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया के अंदर, वो एक भागीदारी है। हाँ, फिर एक बहुत बड़ी भागीदारी यही है कि वो एक सेतु का काम करते हैं, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान भारत और जो है जिस भी देश में वो रहते हैं उसके बीच में जो भी कोई वो है एक ब्रिज का काम, सेतु का काम करते हैं। फिर वो बहुत से भारतीय जो हैं भारत के अंदर जो हैं या भारतीय मूल के लोग जो हैं भारत के अंदर किसी की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट करती है या कुछ और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करती है, कुछ भी, चाहे वो स्कूल्स हो या चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, इस किस्म का भी बहुत काम करते हैं जी मनका जी, जो भारतीय जो बाहर रह रहे हैं जी। अच्छा, फिर ये है कि वो बहुत बड़ी ये जो लोग हैं ये भारत की एक आवाज बनते हैं, चाहे वो जी बिल्कुल, विदेशी जितने विदेशी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हों या मतलब जो कहते हैं हम जिन्हें कहते हैं कि बिल्कुल मनका जी, मैं चाहता हूं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमलेंदु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस बात को मनिका जैन जी ने अभी कहा, विकास में भागीदारी ठीक है, लेकिन 14 के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है प्रवासी भारतीयों में। जो भारत की आवाज वो दूसरे देशों में बन रहे हैं। भारत की छवि जिस प्रकार से निखर के सामने आ रही है, उसमें प्रवासी भारतीयों की भूमिका एक महत्वपूर्ण है। यूके में सबसे ज्यादा भारतीय हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए मोनिका जी, पहले तो बता चुके हैं किस तरह भारतीयों ने बाहर के मुल्क में आके पहुंच रहे हैं। ये तो जब ब्रिटिश साम्राज्य जब था तो उस समय भारतीय बहुत सारे आगे जाके इंडेंचर्ड लेबर कैरिबियन में हो या फिजी में हो या मॉरिशस में हो या ईस्ट अफ्रीका में हो, तरह तरह के जगह में रह चुके थे। तो इनका कुछ पहचान अलग था। इनका पहचान ये था कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग उनके पास कुछ था नहीं, इसीलिए ये लोग आके कुछ किसी भी तरह अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो माइग्रेशन शुरू हुआ है 1970 की साल के आगे के बाद, उस समय जो कहते हैं कि व्हाइट कलर्ड वर्कर्स जो है वो बहुत ज्यादा तक जितने सारे विकासशील देश जो है, अमेरिका कहिए, ब्रिटेन कहिए, जर्मनी कहिए, इटली कहिए, ये सब जगह आके ये लोगों ने अच्छे अच्छे काम में लगे रहे हैं जी। तो ये सब जो आए थे बहुत बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, तो ये सब प्रोफेसर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए। और दूसरी मजे की बात यह है कि जो सेकंड जनरेशन वाले जो है या थर्ड जनरेशन वाले जो है, वो जो ब्रिटेन में कहिए और कोई दूसरी जगह कहिए, इन लोगों ने या तो सिर्फ बड़े बड़े काम में नहीं लगे रहे, बस उसके साथ साथ जो पब्लिक प्रोफाइल जो है, जो पॉलिटिक्स में भी इन लोगों ने ज्यादातर भाग ले चुके हैं। अभी हम ब्रिटेन की बात आपने पूछे, तो ब्रिटेन की बात कहा जाए तो देखा जाए तो ब्रिटेन का जो NHS सेक्टर जो है, नेशनल हेल्थ सर्विस, उसमें ज्यादातर जो है डॉक्टर्स जो हैं भारतीय हैं। आप यूनिवर्सिटी सेक्टर ले लीजिए तो बहुत सारे जितने सारे प्रोफेसर बाहर के देश मुल्क से जो हैं वो भारतीय हैं। और जितने सारे अलग सा फाइनेंशियल सेक्टर में आप भी देखें तो ये सब भारतीय हैं। तो उसका क्या महत्व रहता है? इसका महत्व ये रहता है कि जो इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल फोर्स जो है 1970 के बाद बहुत ज्यादातर कंट्रीब्यूट करने लगा है। और दूसरी बात ये मैंने जो पहले कह रहा था, सेकंड या थर्ड जनरेशन में इन लोगों ने पब्लिक प्रोफाइल बहुत मतलब आने लगे। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऋषि सुनक जो है चांसलर ऑफ एक्सचेकर इंग्लैंड में आजकल। तो वो मायना रखता है उनका प्रेजेंस। वो सिर्फ एक ही नहीं और 3-4 लोगों भी हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये आप जब पूछ रहे हैं तो इन लोगों ने, हिंदुस्तानियों का पहचान ये कि वो सब लिमिटेड नहीं है इंटेलेक्चुअल वर्क्स में या टेक्नोक्रेटिकल वर्क में। वो लोग
पब्लिक सर्विसेज में, पॉलिटिक्स में ज्यादातर भाग ले चुके हैं। अमेरिका की भी आप बात कर सकते हैं। निकी हेली जो है वो थे यूएन के एम्बेसडर थे और गवर्नर भी थे। बॉबी जिंदल की आप बात कर सकते हैं, वो भी सेकंड जनरेशन हिंदुस्तानी के पहचान हुआ। और देखेंगे आप मॉरिशस में अनिरुद्ध जगन्नाथ फैमिली का, या तो गयाना में देखेंगे तो युग पॉलिटिक्स में भी वहां भी हिंदुस्तानियों का बहुत सारा पहचान रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तानियों ने, जो प्रवासी भारतीयों ने जो है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है इंटेलेक्चुअल वर्क या फिजिकल वर्क, लेबर सेक्टर या व्हाइट कलर और ब्लू कलर की बातें जो आप कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने प्रगतिशील पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे भाग ले रहे हैं और ये ज्यादा आगे देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल अमलेंदु जी, गिरधारी लाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक बड़ा बदलाव मैं ये जो देखता हूं वो क्रेडिबिलिटी का है। जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो अपने अगर पड़ोस के देश या कुछ देशों से मैं तुलना करूं तो कहीं ज्यादा है। जहां भी भारतीय हैं उन्होंने अपने को भी स्थापित किया है और देश का भी नाम ऊंचा किया है, उसके भी नाम को बढ़ाया है। लेकिन भारत के विकास में इन प्रवासी भारतीयों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? यही है कि जो भी भावनाएं हैं वो आगे बढ़ी हैं, उनमें प्रगति हुई है। और विशेषकर ये 2014 के पश्चात भारत में राजनीति स्थिति जो है वो ठीक है, संतुलन है, और कोई स्कैम्स नहीं सुन रहे हैं कोई लोग, और जो भी कोई हमारी विश्वसनीय भावनाएं थी वो भी काफी बढ़ गई हैं। तो उसके कारण फिर ऐसा है कि जो कोई भी पैसा वहां लगाना चाहता था वो अब किसी झिझक के बिना लगा रहे हैं जी। पर ये जो है पैसा लगाने की बात है वो दो तरफा होती है। पहले ये बताऊं कि जहां भी है, ये मेरा कहना है कि जहां भी भारतीय हैं, जिस जिस देश में है, विदेशी हैं, उनका शरीर उधर हो पर उनका हृदय, उनका मन भारत में है। जी बिल्कुल, एक सब भारतीयों की बात है। और पहले भी वो पैसा भेजते थे भारत में, जिसका उल्लेख हुआ है। पर विशेषकर जब से राजनीतिक स्थिति ठीक हो गई है, स्कैम्स नहीं आ रहे हैं, तो उसमें प्रगति हुई है। यहाँ के जैसे अभी बात चली है कि कई कारण लोग यहाँ आए हुए हैं स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद यहाँ लोग आए हुए हैं। पर उनमें भी बहुत सारे लोग जो पूर्व अफ्रीका से आए हुए हैं, जो मूलतः विशेषकर गुजरात के थे, उनमें भी भारत के प्रति स्नेह और सद्भावना बहुत है, और वो भी काफी इसमें भागीदार हैं। जी। जो मैंने कहा कि दो तरफा बात होती है। अब देखिए, भारत की जो बात है, इस देश में जितना पैसा विदेशों से आया है व्यवसाय के लिए इत्यादि, तो उसमें भारत तीसरे नंबर पर आता है। 4,250 करोड़ की धनराशि यहाँ लगी हुई है। 800 से अधिक कंपनीज हैं यहाँ भारत के आए हुए लोगों की, जिसमें 1,10,000 जॉब, ये 2017 की गणना है। और जैसे इन्होंने अभी बात की, जैसे है टाटाज हैं, मित्तल्स हैं, इनकी चर्चा होती रहती है क्योंकि कंपनी यहाँ बहुत बड़ी है। उनमें उन्होंने लोगों के लिए व्यवसाय की व्यवस्था की हुई है। और उसके पश्चात मोर रिसेंटली ये आईटी के बंधु आए हैं हमारे भारत के भाई बहन, फार्मास्यूटिकल्स में हैं, बिजनेस में हैं, स्टील और कार इंडस्ट्री इत्यादि में हैं। ये इनकी बात है। अभी पिछले 2-3 वर्षों में यहाँ के कई मिनिस्टर्स, मंत्री गए हुए हैं भारत, इस प्रयास से कि आपस का जो ट्रेड है वो काफी आगे बढ़े। पर भारत
सोच समझ के ही इस बारे में आगे चलता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात करेंगे जिसमें भारत का हित हो। जी और ये आगे बढ़ रही हैं। अभी खुल के यहाँ की सरकार बोलती है कि भारत हमारा मित्र है और जी हम भारत के हित के विरुद्ध कुछ भी करने नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात है। जी, एक बड़ा और ये बदलाव। ऐसी जो स्थिति है उस में जो आपस का जो संबंध है, संपर्क है, वो बढ़ रहे हैं। और जो पैसा लग रहा है उसमें और भी प्रगति होगी। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब स्थिरता देश में होती है और नेतृत्व मजबूत होता है तो दूसरे देश भी उस देश में निवेश भी करते हैं। कूटनीतिक दृष्टि से भी देश को बहुत फायदा होता है। मनिका जैन जी, ये दो विषय जो मैंने उठाए हैं, आर्थिक दृष्टि से अगर निवेश की बात मैं करूं या कूटनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है, चाहे आर्थिक मुद्दे हो, कोरोना का काल हो या आतंकवाद का मुद्दा हो। भारत की अब बात बहुत बुलंदी के साथ दुनिया में सुनी जाती है और इसमें प्रवासी भारतीयों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि वो कोई भी इंटरनेशनल स्टेज हो या बायलैटरल स्टेज हो, तो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी एक भूमिका होती है। वो भारत की जो विचारधारा है या भारत का जो पक्ष है वो उसमें वो रख पाते हैं। और ये भी है कि ये जो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो भारत और भारत की विचारधारा के मेरे हिसाब से तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं जिन जिन देशों में भी ये हैं। तो जैसे 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 देश में और स्थिरता आती है या वो होता है, तो जो भी देश के जो भी मुद्दे हैं वो इन लोगों के जरिए भी जो है उस देश में और लोगों को जो है ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं और ज्यादा उसमें मजबूत पकड़ होती है उस पक्ष की। तो ये मैं जरूर कहूंगी इनका ये इनका योगदान होता है। और फिर और भारत मूल के जैसे लोग जो हैं बहुत से प्रतिष्ठित पदों पे भी हैं और पॉलिसी मेकिंग में भी हैं कितने कितने देशों में। जैसे अभी पहले जो वक्त है उन लोगों ने भी बताया, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप है कहीं, तो वो लोग जो हैं वो हमारी जो बात है, हमारे जो इश्यूज हैं उनको बहुत अच्छे से, ज्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे। और फिर उससे जो है हमें भारत को जो है अपनी, जिसको कहते हैं कि अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने में या इंटरनेशनल ऑर्डर में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने में एक जो है ज्यादा जो है, एक तो वो मिलती है, हौसला भी मिलती है, हिम्मत, और ज्यादा उसमें योगदान मिलता है। जो सही शब्द है, योगदान मिलता है उसमें। इसी तरह जैसे निवेश की भी बात हो रही थी, तो जैसे जैसे लोगों को, बाहर के लोगों को लगता है और हमारे खासकर भारतीय मूल के लोगों को जब लगने लग जाता है कि भारत ज्यादा स्थिर है और लीडरशिप जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्थिर है, तो उससे क्या होता है जब वो लोग निवेश करते हैं, हाँ, और वो लोग जो है ट्रेड को बढ़ाते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे जो है बाकी लोग भी जो उनके देश में है उनका भी हौसला बढ़ता है और वो लोग भी फिर जो है ना भारत के अंदर निवेश करने की तरफ देखते हैं, उसको कदम उठाते हैं। जी, अमलेंदु जी, एक प्रवासी भारतीय होने के नाते आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से, ताकि जो प्रवासी भारतीय हैं जो दूसरे देश हैं। आवाज नहीं आ रही। जी अमलेंदु जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं, बताइए जी, कहिए। जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी अपेक्षा क्या है ताकि भारत और जो प्रवासी भारतीय हैं वो देश में और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें? आप किस तरह की अपेक्षाएं करते हैं? 2014 के बाद जी, ये जो सरकार आई है ये बहुत सारे स्टेप्स ले चुका है ताकि प्रवासी भारतीय जो है उनको जैसे भारत में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकता है। तो ये पहली बात ये है कि तो ये उस तरफ जाता रहा है, लेकिन बात ये है कि सरकार की तरफ से सब कुछ नहीं हो सकता है। बात ये है कि माहौल जो है भारत में, हिंदुस्तान में जो माहौल है वो बदलना चाहिए। जो वर्क कल्चर है या जो ब्यूरोक्रेसी है, ये अभी तक भी बहुत सारे परेशानी के अंदर जुड़ा हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है भारत में, ये बात रही जो पहले बात किया जा चुका है। और प्रवासी भारतीय कोई आ रहा है भारत में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए बहुत सारे परेशानी उसको देखना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो सोच है, मैं पहले की बता रहा था, वो सोच में बहुत कुछ फर्क है। हिंदुस्तानियों का सोच और भारत के बाहर जो जाके लोग काम करके आ रहे हैं उनका सोच, तो उनमें कुछ मिलना
थोड़ा मुश्किल अभी भी है। तो सरकार क्या कर सकता है? सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। सरकार बहुत कुछ कर चुका है इस मामले पे, कि जैसे फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कहा जाता है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहा जा सकता है, इस सब मामले में सब कुछ किया जा सकता, सरकार ने किया है। लेकिन लोगों का जो हृदय में जो है, लोगों के साथ जिसके साथ काम करना चाहिए वो बदलना चाहिए। वो जब तक नहीं बदला तब भारतीयों ने पैसे तो भेजेंगे, ये तो कोई परेशानी की बात नहीं। जैसे पहले मेरे बंधु लाल जी ने बता रहे थे कि उनका शरीर है विदेश में, लेकिन उनका जो है आत्मा जो है भारत में है। लेकिन ये दोनों का जो मिलन है वो अभी भी थोड़ा बाकी है। तो बहुत सारी हिचकिचाहट है। मेरी बात मैं खुद ही कहना चाहूंगा, मैं खुद आके कुछ पढ़ाना चाहूंगा हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और हर समर में या जब भी कुछ समय मिला मैं आके पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए इतने सारे परेशानी है, पेपर वर्क, वीजा के कारण में और दूसरे कारण में, परमिशन के बारे में, ये सब बहुत सारे मुश्किलें रहता है। तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट की मैंने बात तो किया, तो बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बातें किया जा रहा है वो बहुत ही मुश्किल अभी भी है। सरकार ने बहुत सारे किए हैं उस मामले में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी भी परेशानी की बात है। तीसरी बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान में है वो अभी भी विदेश की तुलना में काफी पीछे है। तो ये तो तुलना नहीं हम कर सकते हैं। जी अमलेंदु जी, लेकिन भारत बहुत तेजी से बदला है। 14 के बाद भारत बहुत तेजी से बदला है। जरूर जी गिरधारी लाल जी, जो बात अमलेंदु जी कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? आप बदलाव महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहा है कि वर्क कल्चर और ब्यूरोक्रेसी की समस्या है, पर यह भी उन्होंने बताया कि 2014 के बाद भारतीय सरकार ने, विशेषकर मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, और ये भी उन्होंने बता दिया ये केवल सरकार का ही काम नहीं है, जनता का काम है। उन्होंने इस बात में सहयोग देना है, और मेरा मानना है कि बहुत कुछ ठीक हो गया है, पर अभी और भी कुछ करना है, ये आवश्यक है। इससे ऐसा होगा कि संदेश मिल जाएगा विदेशी भारतीयों को कि वो भी उतने ही भारतीय हैं जितनी भारत की जनता है, और सहयोग कंधा मिला के ही हो पाता है। पर ये जो यहाँ की दृष्टिकोण है भारत के प्रति, और वो मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ विदेश में लोग, जो विदेशी लोग हैं, जैसे बर्तानिया में लोग हैं या अमेरिका में या कहीं और है, भारत के प्रति सद्भावना बहुत ऊंची हो गई है। भारत के प्रति सम्मान है, भारत के प्रति प्रेम है। एक समय होता था जब रोज हम सुनते थे यहाँ ऐसा स्कैम हो गया, यहाँ ऐसे राइट्स हो गए, यहाँ ऐसा हो गया। और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ के मीडिया इट्स स्टिल नॉट वेरी इंडिया फ्रेंडली, पर जो पहले उल्लेख होते थे वो अब नहीं होते हैं। और विशेषकर जो यहाँ के राजनीतिक नेताओं के साथ बातें होती हैं, तो उनसे सुन के पता लगता है कि अब भारत के प्रति कितना सम्मान है यहाँ के लोगों में। जाहिर सी बात है कि समय गया जब स्वतंत्रता के बाद हम बहुत निर्धन थे, खाने को रोटी नहीं मिलती थी, और अब ऐसा समय आया है कि भारत अब संपन्न देशों में गिना जा रहा है। जाहिर सी बात है गिरधारी लाल जी, इसके लिए हम सराहना करते हैं भारत की। जी बिल्कुल गिरधारी लाल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उस बात से सहमत हर कोई होगा कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी के साथ भारत को लेकर जो दृष्टिकोण बदला है, उसमें प्रवासी भारतीयों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन मनिका जैन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रवासी भारतीयों से संबंधित सरकार की पहल है, वो आप बता सकती हैं कि प्रवासी भारतीय और भारत के बीच और रिश्ता मजबूत हो, वो सेतु का एक काम करते हैं दूसरे देशों के बीच, इसके लिए सरकारी स्तर पर और कौन सी ऐसी सकारात्मक पहल की गई हैं? देखिए, ये जो है, जैसे आप सबसे बात कर रहे हैं कि 2014 के बाद से जो है राजनीतिक दिशा भी जो है इसमें और ज्यादा सक्रिय हुई है। और अब जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसको कहते हैं जिसको 4 C's कहते हैं, वो पॉलिसी हमारी प्रवासी भारतीयों के लिए है। 4 C's में 4 चीजें ये होती हैं: केयर, कनेक्ट,
सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट, मतलब इसको लार्जली अपनी सारी पॉलिसी, इसके अंदर बहुत ही सकारात्मक पॉलिसी है ये, जिसमें हम केयर में जो है हम सारे प्रवासी भारतीय जितने हैं और उनके मूल के लोग हैं सबके साथ जो है रिश्ता ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, उनको ज्यादा उनकी जो भी है अगर कोई समस्या उन्हें हल करना चाहते हैं या उनसे जो भी वो हमें दे सकते हैं। बहुत से समृद्ध देशों में जैसे हैं आप बता रहे बड़े बड़े लोग हैं, तो ये जैसे बता रहे हैं यहाँ की वर्क कल्चर के बारे में बात हुई है, या जैसे बात हुई है कि यहाँ की वर्क कल्चर ठीक नहीं है या यहाँ पे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ठीक नहीं है या जो भी है, मतलब इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि क्या चाहते हैं आपकी भारत में क्या हो, तो ये नए विचार नए आइडियाज जो और देशों में ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, ज्यादा अच्छी कल्चर है किसी भी वर्क में या किसी डिसिप्लिन में या किसी टेक्नोलॉजी में, तो वो भारत को मिले। इसके लिए जो है इसी को कनेक्ट जो है, कनेक्ट के अंदर हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, नए पोर्टल्स हैं, ताकि अगर कोई जिसको कहते हैं पूंजी के साथ से या किसी पूंजी का निवेश ना करे पर लेकिन जिसको कहते हैं नॉलेज ट्रांसफर, तो वो नॉलेज ट्रांसफर भी अगर बाहर से आती है हमारे जो है जो भारतीय मूल के लोग हैं वो उसमें ज्यादा अगर योगदान दें तो उससे जो है मिलके अच्छा एक भारत और एक अच्छा और एक और सुंदर और समृद्ध देश होगा। केयर में तो आप समझ ही गए होंगे जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं हमारी, जितने भी जो मतलब जिसको कहते हैं बाहर जो वर्किंग क्लास है या कोई एनआरआई गया, कोई और किसी कोई मुसीबत में फंस गया कुछ है, तो वो सारा केयर के अंदर उसमें। अब आपने कोविड के टाइम में देखा होगा भारत ने जो है कितनी बड़ी पहल की, इतने सारे लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को और भारतीय लोगों को वापस जो है हिंदुस्तान लाए वंदे भारत के अंदर। फिर जो भी हम और जो है डेवलपिंग नेशन थे उनको जब हमारे पास वैक्सीन बनाई तो हमने उनको वैक्सीन दी, और जब हमें जरूरत पड़ी या कुछ हुआ सेकेंड वेव में तो कितनी ही जो है भारतीय मूल के लोगों ने भी बहुत मदद की, और उनके द्वारा हमने और दूसरे विदेशी जो है राष्ट्र हैं उनसे मदद लेके और हमने यहाँ पे जो है जो भी जरूरत थी या उस समय टेम्परेरी कमी हो रही थी किसी चीज को वो बाहर से हम यहाँ लाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी नीति जो है अपनी जो है भारतीय मूल के लोगों के लिए जो नीति अभी बहुत ज्यादा सकारात्मक। जी बिल्कुल मनका जी, मुझे है कि हम इतनी मनका जी ये जो है ना सडन जिसको कहते हैं कैलामिटी कहिए या प्रॉब्लम कहिए उसका निवारण मनका जी मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मनका जी मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। दरअसल भारतीय प्रवासियों की जब हम बात करते हैं और भारत की बात करते हैं, सही कहा उन्होंने कि ये आत्मा और शरीर की बात है। शरीर कहीं है लेकिन आत्मा भारत में बसती है हर प्रवासी भारतीय की। इसीलिए जब विकास की हम बात कर रहे हैं भारत की, तो उसमें प्रवासी भारतीय के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 14 से पहले भी बहुत काम होता था और 14 के बाद भी एक बड़ा बदलाव हमें अपनी विदेश नीति में देखने को मिला है, जिसने प्रवासी भारतीयों को और करीब लाने का काम किया है और रिश्ते को और मजबूती प्रदान की है। भारत की छवि विश्व में निखरी है। आप तीनों ने हमसे बात की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है प्रवासी भारतीयों की विकास में भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप तीनों ने हमसे बात की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।